देखो अपन जो अपना टॉपिक चल रहा है उसको कंटिन्यू आगे करते हैं, ठीक है। अपन देख रहे हैं कार्बन और उसके यौगिक, जिसमें अपन ने बहुत कुछ देख चुके हैं। कार्बन क्या होता है, उसके यौगिक कौन से हैं, कार्बन क्या कर रहे हैं उसे, हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। इसके अलावा कल लास्ट में देखा था फ्रियोन का वर्गीकरण, ठीक है, फ्रियोन का नामकरण देखा था अपन ने। आज देखेंगे अपन सीएनजी के बारे में। कल भी थोड़ा सा देखा था अपन ने सीएनजी क्या होती है, आज अपन उसको डिटेल से देख के सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। तो इसकी फुल फॉर्म का भी क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है इसका पूरा नाम बताओ, इसका उपयोग कहाँ से, इसका उपयोग कहाँ होता है, ये सबको पता है। सीएनजी का उपयोग किस रूप में किया जाता है, ईंधन के रूप में। पर यहाँ एक चीज़ है, ये निकलती कहाँ है, पेट्रोलियम के खनन के साथ निकलती है। पेट्रोलियम के, जब पेट्रोलियम निकलता है उसके साथ साथ क्या निकलती है, आपकी सीएनजी भी निकलती है, ठीक है। अब देखो जो सीएनजी है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है, पेट्रोलियम के खनन के साथ ये भी गैस निकल रही है। अब देखते हैं कि सीएनजी का उपयोग, अगला हेडिंग है आपकी उपयोग। सीएनजी का उपयोग कहाँ होता है, आपके ईंधन के रूप में होता है, ईंधन के रूप में किया जाता है। अब देखो दिख रहा है कि इधर उधर नहीं दिखा, ईंधन के रूप में किया जाता है। पर इसका ईंधन के रूप में सीएनजी क्यों कर रहे हैं, क्यों फायदेमंद है कि अपन सीएनजी का उपयोग ईंधन के रूप में करते हैं। जो सीएनजी होती है ना, जब सीएनजी जलती है तो क्या करती है, सीएनजी के जलाने पर या जब जलती है तो क्या होगा, आपका CO2 कम मात्रा में बनेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड कम मात्रा में बनेगी। अब जब ये दोनों ही कम मात्रा में बन रही है, सीएनजी को जब जलाते हैं या ईंधन के रूप में जब काम में लेते हैं तो CO2 कम मात्रा में बनेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड भी कम मात्रा में बनेगी, और क्या होगा, प्रदूषण क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। प्रदूषण क्या होगा आपका कम। जब पेट्रोल को जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा मात्रा में निकलती है और प्रदूषण ज़्यादा फैलता है। इसीलिए पेट्रोल की तुलना में क्या है, ये आपकी यूजफुल है, ठीक है। इसीलिए आजकल क्या किया जाता है, गाड़ियों को सीएनजी कृत किया जाता है। अगर पेट्रोल का यूज़ ले रहे हो तो भी आपके पास ये सुविधा होती है कि आप उसके साथ साथ सीएनजी का उपयोग भी लेते हो। इसके अलावा सस्ती होती है ये, ठीक है। और इसको लाना और ले जाना क्या होता है, आपका सिलेंडर होता है, वो उसमें सिलेंडर लगा लो और क्या होगा, साथ में बिना धुआं भी नहीं निकलेगा। तो सीएनजी का उपयोग इसलिए किया जाता है, वो कम प्रदूषण फैलाती है, कम धुआं होगा उससे। इसके अलावा वो सस्ती भी होती है, पेट्रोल से सस्ती क्या होती है, आपकी सीएनजी होती है, जिसकी वजह से क्या होगा, आपके नुकसान कम से कम होगा। भारत में क्या है, आपने जयपुर में भी मिल जाएगी आपको, हाँ सीएनजी, हाँ कई आपकी गाड़ियाँ होगी उस पर लिखा होता है सीएनजी, ठीक है। और जो दिल्ली गवर्नमेंट है, दिल्ली गवर्नमेंट में सबसे ज़्यादा पोल्यूशन था, तो इनके जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे अपने मिनी बस चलती है, लो फ्लोर चलती है, तो उन सब में उन्होंने क्या किया, सीएनजी कर दिया, तो वहाँ पोल्यूशन बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो गया। वरना दिल्ली में तो सांस लेना मुश्किल होता है, तुम्हारा कोरोना तो छोड़ो, बिना कोरोना ही वहाँ सांस लेना दिक्कत होती है, सांस की बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि दिल्ली में बहुत मेट्रो सिटी है, बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, तो वहाँ क्या होता था, आपका पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता। हर किसी पर भाई हर कोई पर्सन चाहता मेरे खुद के व्हीकल से जाऊँ, ठीक है। अब इतने व्हीकल रोड पे निकलेंगे तो कितना पेट्रोल से पोल्यूशन होगा। इसलिए दिल्ली की मोस्टली गाड़ियाँ कैसी है, आपकी सीएनजी कृत। इसके अलावा दिल्ली में 15 साल से आप ज़्यादा गाड़ी नहीं चला सकते, नई गाड़ी को मैक्सिमम, फिर उसको आपको रोड से हटाना पड़ता है, नई गाड़ी खरीदो। इसीलिए दिल्ली से सस्ती गाड़ियाँ मिलती हैं। हाँ बेटा, इसका रीज़न यही है कि 15 साल बाद आप दिल्ली की जो भी गाड़ी है रोड ट्रांसपोर्ट पे नहीं चला सकते, क्योंकि वो पुरानी गाड़ी होगी, इंजन क्या हो जाता है, फिर पोल्यूशन क्रिएट करता है, तो आप गाड़ी नहीं चला सकते। तो ये है आपके सीएनजी। यार तो दूसरा टेस्ट रूट डाला ना, टेस्ट की ऐसी हालत हो गई, ठीक है। दूसरा देखते हैं अपन, प्राकृतिक गैस। दूसरा क्या देखते हैं अपन, प्राकृतिक गैस। अब कई बार क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं सीएनजी, एलपीजी और प्राकृतिक गैस।
गैस। भाई जैसे पेट्रोलियम का कुआं है, उसमें से आप पेट्रोल निकाल रहे हो, ठीक है, और उसके साथ साथ जो गैस निकल रही है वो क्या हो जाएगी आपकी प्राकृतिक गैस, ठीक है। फिर अगला चलते हैं अपन एलपीजी पे। अगली कौन सी आपकी एलपीजी। अगली कौन सी आपकी एलपीजी। इसको बोलते हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस। लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इसको हिंदी में बोलेंगे द्रवित। द्रवित यानी पानी के जैसी, द्रवित पेट्रोलियम गैस, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। अब देखो जो आपकी सीएनजी होती है और वो एलपीजी होती है। तो जो एलपीजी होती है ना वो क्या होती है, कई बार एलपीजी और सीएनजी में अंतर वाला क्वेश्चन भी आता है। क्या पूछा जाता है, एलपीजी और सीएनजी में अंतर लिखो। तो जो एलपीजी होती है वो क्या होती है, भारी होती है। एलपीजी क्या होती है, सीएनजी से भारी होगी। सीएनजी हल्की होती है इसलिए ऊपर उठ जाएगी, जो भारी होगा वो नीचे की तरफ आएगा। एलपीजी कहाँ पर आ जाता है, आपके सिलेंडर जो अपन यूज लेते हैं ना खाना बनाने वाला सिलेंडर, उसमें एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, उसमें क्या किया जाता है, जो गैस होती है उस पर बहुत ज़्यादा दाब लगा के उसको किस रूप में बदल दिया जाता है, द्रव रूप में, लिक्विड रूप में बदल दिया जाता है। तो ये होती है आपकी लिक्विड पेट्रोलियम गैस। अब एलपीजी क्या होती है, सीएनजी से भारी होगी। तो जैसे अगर गलती से आपका गैस का चूल्हा ओपन रह गया या सिलेंडर लीक है तो धीरे धीरे नीचे इकट्ठी होती रहती है। सीएनजी तो ऊपर उठ जाएगी और जैसे ही वो नीचे इकट्ठी रहेगी, अगर किसी ने ध्यान नहीं दिया तो विस्फोट हो जाएगा। ये है एलपीजी का सबसे बड़ा नुकसान। वैसे एलपीजी अच्छी है, खाना बनाने में काम आती है, धुआं रही जलती है, पर क्या होता है ये सीएनजी से भारी होती है, नीचे तली में बैठती रहती है। अगर आपके इसका लीकेज हो गया और आपने ध्यान नहीं दिया, कहीं से आग पकड़ ली तो आपका पूरा घर भी ब्लास्ट हो सकता है। हाँ, आसपास के घर भी जा सकते हैं। तो कभी भी अगर आपको लगे कि एलपीजी का रिसाव हो गया तो आपकी ड्यूटी बनती है, अगर घर की लाइटें पंखे चालू है तो चालू रहने दो, बंद है तो बंद रहने दो, उनसे कार्रवाई मत करो। क्योंकि जैसे ही आप अगर चालू को बंद करते हो या बंद को चालू करते हो तो यहाँ से आग पकड़ लेगा, ठीक है। तिल्ली जलानी नहीं है आपको, अंधेरा है तो क्या कर सकते हो आप, टॉर्च जला सकते हो। क्या जला सकते हो आप, टॉर्च जला सकते हो। और जितने भी घर के दरवाजे खिड़कियां हैं उनको खुले खोल दो, और जो सिलेंडर है कोशिश करो कि सिलेंडर को ले जाके खुले में पटक दो, ठीक है। सिलेंडर को ले जाके खुले में पटक दो तो आप बच सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। अगर आपने क्या किया, कई लोग क्या करते हैं, मेरा खुद का देखा हुआ सिलेंडर लीक हो गया, वो हाथ से उसको दबा रहे हैं। हाथ से थोड़ी ना रुकेगा सिलेंडर लीकेज, बिल्कुल नहीं रुकता। आपकी ड्यूटी है कि आप उसको उठाओ और बाहर खुले में फेंक दो, छत पे रखे हो और घर के खिड़की दरवाजे सब खोल दो। तिल्ली बिल्ली तो लाइट वाइट कुछ नहीं जलानी है, बिल्कुल। तो आप बच सकते हो, ठीक है, तो आप बच सकते हो। कई बार मेरा खुद का एक एक्सपीरियंस है, मैं जब लैब में काम कर रही थी, 2002 की बात है, तो हमारे क्या केमिस्ट्री लैब में काम करते तो बहुत सारे केमिकल बनते हैं। तो जैसे ये रिएक्शन की वो टेस्ट ट्यूब में रखते हैं, वो जाके एक खाली टिन का डब्बा पड़ा रहता है उसमें डाल देते हैं लास्ट में प्रयोग करने के बाद, तो उसमें ब्रोमीन गैस बनती है। तो वो क्या किया, किसी लड़की ने क्या किया, गलती से लैब के अंदर रख दिया तो वो डब्बा उछलने लग गया गैस की वजह से, तो वो पूरी लैब जा सकती थी। तो हमने फटाफट उसको उठा के ग्राउंड में फेंक दिया उस डिब्बे को। लोग उसका पीपा पड़ा था काटा हुआ, वो हाँ जैसे ये प्रयोग करके सर को दिखा दिया। अब दूसरा करेंगे तो वो जो गंदगी बची है उसको डाल दिए पीपे में, सब स्टूडेंट डालते रहे। तो हमने फटाफट बिना सोचे समझे उसको उठा के बाहर फेंक दिया। जो लैब थी उसके सारी खिड़कियाँ उड़ियाँ पंखे वंखे सब चालू थे और उसकी वजह से कुछ नुकसान हुआ। अभी 2-3 दिन पहले ही क्या हुआ, किसी ने ध्यान नहीं दिया, बगल की बात है हमारे, और उनके एलपीजी का सिलेंडर भभक गया। तो आप बचा सकते हो, ठीक है। अब क्या होता है, ना तो एलपीजी में खुशबू होती है ना ही सीएनजी में होती है। क्या होता है, जो प्राकृतिक रूप से एलपीजी और सीएनजी मिलती है उनमें कोई खुशबू नहीं होती। तो एलपीजी का रिसाव का पता
चल सके। भाई आपके रिसाव हो रहा है, एलपीजी का सिलेंडर निकल रहा है, उसमें से गैस निकल रही है, तो इसके लिए इसमें क्या मिला दिया जाता है? थायोल। क्या मिला दिया जाता है? थायोल या मर्केप्टल। ये एक केमिकल होता है, इसको मिला दिया जाता है। तो जैसे ही आपके एलपीजी का सिलेंडर लीक है तो आपको बदबू आ जाएगी उसमें और आप बच सकते हो। रियल में इसमें कोई खुशबू नहीं होती, ना कोई बदबू होती। ठीक है, तो ये था आपका एलपीजी और सीएनजी। अब पता है एलपीजी का यूज ईंधन में लेते हैं, सीएनजी का यूज भी क्या करते हैं आपके ईंधन में। अब अपना अगला टॉपिक है बहुलक। इसी चैप्टर का अब अगला टॉपिक है आपका बहुलक, पॉलीमर। देखो बहुलक में क्या होगा, जैसे आपके ये मोती है, ठीक है, 1 मोती 2 मोती 10 मोती करके क्या बना देते हैं आपके माला बना देते हैं। वैसे ही बहुलक में क्या होता है, एक को जोड़ के दूसरा जुड़ रहा है, तीसरा जुड़ कर एक लड़ी जैसी बन जाती है, वो क्या होता है आपका बहुलक। तो अपन अगर परिभाषित करें तो कैसे परिभाषित करेंगे? कोई सरल अणु है, कोई छोटा अणु है, वो जुड़ के क्या बना ले? बड़े। जब छोटे छोटे सरलतम अणु, जब छोटे छोटे सरलतम अणु जुड़कर बड़े अणु का निर्माण कर रहे हैं, बड़े अणु का निर्माण करें, तो इसे क्या कहेंगे अपन? बहुलीकरण। तो इस क्रिया को बहुलीकरण कहते हैं। और जो उत्पाद बने हैं वो क्या कहलाएंगे आपके? बहुलक। वो क्या कहलाएंगे आपके? बहुलक। मतलब छोटे छोटे अणुओं को जोड़ के आपने बड़े अणु का निर्माण कर दिया, तो वो तो क्या कहलाएंगे आपके? बहुलीकरण की प्रक्रिया। और जो उत्पाद बना वो क्या कहलाएगा? बहुलक या पॉलीमर। अब आपके बहुलक आपके सिलेबस में 2 प्रकार के दे रखे हैं, प्राकृतिक और संश्लेषित। अब ये कैसे आई है मोनिका मुनकर? 13 मिनट हो गए, 13 क्या 15 हो गए। अब देखो बहुलक 2 प्रकार के होते हैं, एक होगा प्राकृतिक और दूसरा कैसा होगा आपका? कृत्रिम। इसका दूसरा नाम है मानव निर्मित और इसका तीसरा नाम है संश्लेषित। तो वो किसी भी नाम से पूछ सकता है, अपन को दोनों तीनों नाम ध्यान रखने। तो सबसे पहले देखते हैं प्राकृतिक बहुलक। तो ऐसे बहुलक जो सीधे ही प्रकृति से प्राप्त हो, जो सीधे ही प्रकृति से प्राप्त हो, जैसे आपके कॉटन है, रुई जिसको बोलते हो आप, कॉटन है, वो किसका एग्जाम्पल है आपका? प्राकृतिक बहुलक का। कपास, ठीक है, वो किसका एग्जाम्पल है आपके? मतलब आप डायरेक्ट ही प्रकृति से प्राप्त कर रहे हो और फिर उससे को क्या कर रहे हो आप? काम में ले रहे हो, तो वो क्या कहलाएगा आपका? प्राकृतिक बहुलक। अब प्राकृतिक बहुलक में सबसे पहले देखते हैं रबड़। प्राकृतिक रबड़, रबड़ भी 2 प्रकार का होता है, कृत्रिम और प्राकृतिक। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि रबड़ क्या है?
देखो आप लोगों ने कई वृक्ष देखे होंगे जिनके तने से क्या निकलता है, लेटेक्स या दूध जैसा स्त्राव निकलता है। ठीक है, लेटेक्स बोलते हैं उसको, दूध जैसा स्त्राव निकलता है। तो कुछ पादप ऐसे होते हैं जो उनका स्त्राव होता है, जो लेटेक्स होता है, वो क्या बनाता है आपका, रबर बनाता है। तो जो रबड़ के वृक्ष होता है, रबड़ का वृक्ष मिलता है आपके, रबड़ के वृक्ष से स्त्रावित द्रव, जो लेटेक्स भी बोलते हैं जिसको, जो लेटेक्स भी कहलाता है, इससे क्या प्राप्त होगा, इससे रबर प्राप्त होता है। और रबड़ भी कौन सा आपका, प्राकृतिक रबड़। ठीक है, जो आपका रबड़ का पादप होता है उससे एक स्त्राव प्राप्त होता है जिसे क्या कहते हैं, लेटेक्स। जैसे ये आपके रबड़ का पादप है, ठीक है, ये आपके रबड़ का पादप का तना, यहाँ पे क्या करते हैं, ऐसे वी शेप का कट लगा देते हैं। ठीक है, वी शेप का कट लगा देंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, एक आपका कोई कंटेनर या कोई पात्र बांध दी, जैसे छोटी सी आपके जो मटकी होती है वो बांध दी, इसको इस तने से बिल्कुल पैक कर दी और इसमें धीरे 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 ये स्टोर होता रहता है, इकट्ठा होता रहता है। ये प्राकृतिक रबड़ की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये इकट्ठा होता रहेगा, फिर इसको क्या करेंगे, जैसे ही उनको पता होता है 1 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में, जो रबड़ के जो कारीगर होते हैं उनको पता होता है कितने दिन में ये बढ़ जाती होगी प्लांट की मोटाई के हिसाब से, फिर वो उसको उतार के ले आते हैं, दूसरी मटकी बांध देते हैं। फिर इस रबड़ में कुछ प्रोसेस किया जाता है ऐसा जिससे ये क्या करे, आपके रबड़ की तरह काम करे, वो अपन देखेंगे। तो ये है आपके प्राकृतिक रबड़। ठीक है, अब पूछा जाता है केमिस्ट्री की भाषा में, रसायन की भाषा में, कि प्राकृतिक रबड़ रियल में क्या होता है, अपन उसको कैसे उसको परिभाषित करें, कैसे डिफाइन करें। ये तो बता दिया, एक पेड़ होता है, रबड़ का पादप होता है, जिससे वो दूध जैसा या द्रव जैसा पदार्थ प्राप्त होता है, वो रबड़ कहलाता है। तो जो प्राकृतिक रबड़ होता है वो आइसोप्रीन का बहुलक होता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इस यहाँ से डायरेक्ट 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा था, प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन। आइसोप्रीन किससे बना आपका, प्रोपीन से बना। आइसोप्रीन का क्या है आपका, बहुलक है। बहुलक का मतलब आइसोप्रीन की अभिक्रिया करवाई आपस में और क्या बन गया आपका, प्राकृतिक रबड़ बन गया। अब देखो आइसोप्रीन का सूत्र देखो आप, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 एक कार्बन और डालने से, CH2 CH3, ये किसका सूत्र है, आइसोप्रीन का सूत्र है। किसका सूत्र है आपका, आइसोप्रीन। यहाँ लगा दिए मैंने एन, एन का मतलब है कितने भी नंबर में हो सकते हैं, कितने भी नंबर में उपस्थित हो सकते हैं। अब इसका क्या करवाया अपन ने, बहुलीकरण। इसका क्या करवाया अपन ने, बहुलीकरण, पॉलीमराइजेशन। आइसोप्रीन का सूत्र होता है CH2 डबल बॉन्ड CH, CH3 CH2। ठीक है, ये आइसोप्रीन है। अब इसका करवाया बहुलीकरण, तो आपको क्या मिलेगा, ओली। भाई एक का मतलब होगा मोनो, तो जो ये क्या है, मोनो है। अब इसकी एन का मतलब ऐसे बहुत सारे ले लिया आपने। बहुलीकरण का मतलब ही क्या है, एक मोती है, एक मोती था, उसका बहुलीकरण करवाया, 2 बने, फिर दूसरे करवाया, 3 बने, 4 बने, तो मतलब बहुत सारे बनाना ही क्या कहलाना आपका, बहुलीकरण कहलाता है। तो अब इसका क्या किया अपन ने, बहुलीकरण करवाया, तो क्या प्राप्त हुआ आपके, प्राकृतिक रबड़। उसका फॉर्मूला होता है CH2 CH डबल बॉन्ड, ज्यादा फर्क नहीं है इसमें, देख लो, वैसा का वैसा है।
वैसा का वैसा है ना, बस इसका नाम क्या, आप यहाँ एन लगा दो, यानी ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। इसको क्या बोला है, पॉली आइसोप्रीन, पॉली आइसोप्रीन। तो जो प्राकृतिक रबड़ होता है वो आइसोप्रीन का बहुलक होता है। पॉली आइसोप्रीन कैसे मिलेंगे आपको, आइसोप्रीन का बहुलक। कहाँ पे, अच्छा 3 कर दिए क्या, हाँ 4 हो जाएंगे ना, कार्बन की बैलेंस ही गड़बड़ा जाएगी ना। ठीक है, तो अपन ने क्या लिख दिया यहाँ पे, एन लिख दिया। ठीक है, इसका मतलब यहाँ कितने भी कंपाउंड हो सकते हैं, कितने भी ऐसे अणु हो सकते हैं। तो ये है आपका प्राकृतिक रबड़। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा था प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है, आइसोप्रोपीन का, और पॉली आइसोप्रोपीन ही क्या आपका प्राकृतिक रबड़ है, ये ध्यान रखना। अब यहाँ क्या चीज निकल के आती है, जो प्राकृतिक रबड़ होता है ना, वो जो आपकी कृत्रिम रबड़ होता है उससे कम तो प्रत्यास्थ होता है, और कम ही क्या होती है उसकी तनन क्षमता होती है। तो इसके लिए कुछ विधियां अपनाई जाती है। जो प्राकृतिक रबड़ होता है वो इजीली टूट जाता है। ठीक है, उसकी तनन क्षमता अच्छी नहीं होगी। रबड़ कौन सा अच्छी क्वालिटी का होगा, जिसको आप ज़्यादा तनन करो फिर भी वो वापस अपनी स्थिति में आ जाए, बीच में से टूटे नहीं। तो जो प्राकृतिक रबड़ होता है उसे क्या किया जाता है, देखो प्राकृतिक रबड़ में शॉर्ट में समझा रही हूँ। प्राकृतिक रबड़ लिया आपने, ठीक है, अब उसमें क्या किया आपने, अम्ल मिला दिया, या आप ऐसे भी लिख सकते हो जो लेटेक्स मिला था आपको, लेटेक्स से ही अपन रबड़ प्राप्त करें, लेटेक्स में क्या मिला दिया अपन ने, अम्ल मिला दिया। अपन यहाँ से देखते हैं, जो लेटेक्स मिला था उसमें क्या किया अपन ने, अम्ल मिलाया। ठीक है, अम्ल मिलाने से क्या हो जाएगा, वो प्रत्यास्थ और कम तन्य हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, प्रत्यास्थ हो जाएगा। प्रत्यास्थ समझते हो, आप उसको खींचोगे, रबड़ का मेन काम क्या, आप कितना सा खींचो और वो आराम से टूटे नहीं, काम आ जाए। तो जैसे ही जो लेटेक्स या दूध मिलाता है उसमें अपन ने अम्ल मिलाया, तो वो कैसा हो जाएगा आपका, प्रत्यास्थ हो जाएगा, मतलब तन सकता हो। ठीक है, अब क्या किया जाता है, ये जो प्राकृतिक रबड़ होता है उसमें अम्ल मिलाने से तनन क्षमता तो आ गई, पर जो कृत्रिम रबड़ होता है उसकी तरह वो क्या होगा, उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, मजबूत नहीं होगा। और देखो कृत्रिम रबड़ का निर्माण क्यों किया गया, खोज क्यों की गई, क्योंकि प्राकृतिक रबड़ से जो आपका रबड़ प्राप्त हो रहा है प्राकृतिक विधि से, एक तो वो कम मात्रा में प्राप्त हो रहा है, जनसंख्या आपकी ज़्यादा है। ठीक है, इसके अलावा उसकी तनन क्षमता भी क्या आपकी कम है, उसको टाइम भी ज़्यादा लगता है। इन सब प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए क्या किया गया, आपका कृत्रिम रबड़ बनाया। तो एक विधि पूछी जाती है वल्कनीकरण, कई बार आता है क्वेश्चन आता है वल्कनीकरण। इसका मतलब क्या होता है, जो आपका रबड़ है उसको क्या करो, सल्फर के साथ मिलाकर अगर आप गर्म करो, ऐसे लिख सकते हो रबर प्लस सल्फर, रबड़ को क्या किया आपने, सल्फर के साथ मिलाकर गर्म किया। गर्म करने से ये रबड़ क्या हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, कठोर हो जाएगा, अधिक तनन सामर्थ्य युक्त हो जाएगा, और यही विधि क्या कहलाती है आपकी, वल्कनीकरण। तो 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है वल्कनीकरण का तात्पर्य रबड़ को सल्फर के साथ मिलाकर गर्म करने से उसकी तनन सामर्थ्य बढ़ जाती है, उसकी मजबूती बढ़ जाती है, और ये विधि क्या कहलाती है आपकी, वल्कनीकरण। ठीक है, अगला देखेंगे अपन संश्लेषित बहुलक। ये क्या था आपका, प्राकृतिक बहुल, रबड़ क्या था आपका, प्राकृतिक बहुलक। अगले हैं आपके संश्लेषित, मानव निर्मित और कृत्रिम। तो अगला देखेंगे बहुलक। तो मनुष्य ने अपने उपयोग के लिए कुछ बहुलकों का क्या किया, आपके कृत्रिम रूप से क्या किया, आपके संश्लेषण किया। मतलब अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए
मनुष्य ने क्या किया, कृत्रिम रूप से बहुलकों का क्या किया, आपका संश्लेषण किया, और वो क्या कहलाते हैं, आपके कृत्रिम बहुलक कहलाएंगे। इसमें कौन कौन से होंगे वो अपन डिटेल से देखते हैं। ठीक है, पहला है नाइलॉन 66। पहला कौन सा है आपका, नाइलॉन 66। नाइलॉन का तो नाम सुना ही होगा आप लोगों ने, कपड़े आते हैं नाइलॉन के, रेशम के, कॉटन के, तो वही आपका नाइलॉन 66। तो पहला संश्लेषित बहुलक है आपका नाइलॉन 66। ठीक है, अब इसका निर्माण कैसे किया जाता है, जो एडिपिक एसिड होता है, जो एडिपिक अम्ल होता है, उसकी अभिक्रिया किससे करवाते हैं, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन से। एडिपिक अम्ल की अभिक्रिया किससे करवाते हैं, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन से करवाते हैं, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन से करवाते हैं। तो क्या प्राप्त होता है आपका, नाइलॉन 66। अब इनके सूत्र देखो, सूत्र ही इम्पोर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है नाइलॉन 6 का निर्माण कैसे होता है, अभिक्रिया लिखिए। तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, और ये सूत्र है जैसे है वैसे हैंगे, ना तो मैं इनमें कुछ कर सकती है ना ही आप इनमें कुछ कर सकते, जैसे हैं वैसे के वैसे आपको याद रखना। ये कौन है आपका, एडिपिक अम्ल है। ये कौन है आपका, एडिपिक एसिड। ठीक है, इसकी अभिक्रिया किससे करवाई अपन ने, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन से। हेक्सा का मतलब क्या होंगे आपके, 6 कार्बन होंगे, सॉरी हाँ 6 कार्बन होंगे। एन ले लिया अपन ने, बहुलक में हमेशा एन चलेगा, तो उस चीज़ को आप ध्यान रखना आपके, NH CH2 6 N2। ये कौन है आपका, हेक्सा यानी 6 मैथिल ग्रुप है आपके, हेक्सा मैथिलीन डाइएमीन, ये दोनों आपस में क्रिया करके क्या बनाएंगे आपके, नाइलॉन 66। अब देखो इस सूत्र में कुछ भी गड़बड़ नहीं, अब जो आपका प्रोडक्ट बनेगा ना, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, इन दोनों को जोड़ने से बनेगा। बिल्कुल सिंपल सा, अगर ये दोनों सूत्र याद है तो तीसरा आप अपने आप बना सकते हो। कैसे, देखो ये सूत्र क्या होगा, C डबल बॉन्ड O, सिर्फ वाटर निकल जाएगा इसमें, CH2। देखो वैसा का वैसा चल रहा है, ये यहाँ से निकल गया, ये यहाँ से निकल गया, देखना ऐसा कैसा, ये फॉर्मूला यहाँ से स्टार्ट किया मैंने। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या आपका, C डबल बॉन्ड O। ठीक है, अब यहाँ क्या जोड़ दिया मैंने, ये ग्रुप जोड़ दिया, NH CH2 6, और क्या जोड़ दिया मैंने आपका, NH, और यहाँ क्या लगा दिया मैंने, N, और क्या निकल जाएगा आपका, N मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, N मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। कुछ भी करना नहीं है आपको, ये जो दोनों सूत्र है, एडिपिक एसिड और हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, इसमें सिर्फ वाटर हटा दो, ये यहाँ का OH ग्रुप हट गया, यहाँ का OH ग्रुप हट गया, देख लो। यहाँ के बाद में डायरेक्ट देखो, ये ऐसा का ऐसा, एक बार समझाने के लिए बता देती हूँ। देखो अपन यहाँ से कैसे कैसे, ये देखो वैसा का वैसा लिख दिया मैंने। ठीक है, फिर यहाँ से OH और यहाँ से OH। ठीक है, तो जल का अणु बन गया। फिर यहाँ से कहाँ से चालू हो गया अपन, यहाँ से चालू हो गए, ये H यहाँ से हट गया, ये देखो, और क्या बना दिया अपन ने, वाटर बना। तो ये कौन है आपका, ये जो नीचे वाला सूत्र है, ये कौन है आपका, नाइलॉन 66। ये क्या है आपका, नाइलॉन 66 बोलो या नाइलॉन 66 बोलो। ठीक है, ये आपका नाइलॉन 66, और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, मशीनों के गियर बनाने में, टायर, कपड़े, रेशम, ये सब बनाने में इसका उपयोग किया जाता है।
बाकी अपन कल देखेंगे। थैंक यू।